दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मिस्टर राइट। कमरे में टीवी चल रहा था और मैं न्यूज़ देखते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। घड़ी पर नजर गई तो मेरे हाथ थोड़ी और फुर्ती से चलने लगे। 30 साल हो गए इस फर्म में नौकरी करते हुए और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी लेट नहीं हुआ। टाई की नॉट बांधता हुआ मैं टेबल पर पहुंचा। मेरी बेटी मंजरी वहीं बैठकर नाश्ता कर रही थी। वो भी ऑफिस के लिए तैयार थी। मुझे देखकर बोली, ओ पापा, आज फिर वही ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट्स, हाउ बोरिंग यार। मैं मुस्कुराया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऑफिस वेयर ऐसा ही होता है बेटा, तेरी तरह टी शर्ट और जीन्स नहीं। उसने कंधे उचकाए और मुस्कुरा दी। फिर किचन में नाश्ता बनाती हुई अपनी दादी को आवाज देकर बोली, दादी आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। मैंने माँ की दवाइयाँ निकालकर उनकी प्लेट के पास रख दी। तब तक वो रसोई से मेरा नाश्ता लेकर आ गई। बोली, आज तुम दोनों टाइम पे घर आ जाना, बड़ी मौसी आएंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने आज अनुपम को भी बुलाया है, मेरे कलीग का बेटा है, इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे पसंद है मंजरी के लिए। माँ तो चुप रही, लेकिन मंजरी धीरे से बोली, पापा पहले मेरी बात सुनो, आप शांतनु से मिले हो ना? मैंने पराठा प्लेट में रखा। वो तेरा म्यूजिक बैंड वाला दोस्त, जिसके दोनों हाथों पे बड़े बड़े टैटू हैं और आगे वाले बाल ऐसे खड़े हैं जैसे मुर्गे के सर पे कलगी, वो वाला शांतनु? उसने आंखें घुमाई, फिर बोली, हाँ वही, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं भड़क गया। व्हाट नॉनसेंस यार! मुझे गुस्सा आ गया। ये लड़की पगला गई है। ऐसे लड़के से शादी करने का ये सोच भी कैसे सकती है? वो हमारे घर पिछले ही महीने आया था, शॉर्ट्स और टी शर्ट और पाँव में रबर की चप्पल पहने, मेरे सामने मूढ़े पे पसर गया। मुझे उसे देखकर उससे ज्यादा उसके मम्मी पापा पे हैरानी हो रही थी। उन्होंने सिखाया नहीं कुछ इसको, कभी समझाया नहीं कि तमीज से कैसे पेश आते हैं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बात करने के तौर पर जब मैंने पूछा था कि काम कैसा है, तो बोला, काम का क्या है अंकल, होता ही रहता है। मेरा काम ना घड़ी देख के शुरू होता है ना खत्म। भाई वाह! मैं तो उसकी शक्ल देखता रह गया। बोल तो ऐसे शान से रहा था जैसे म्यूजिक बैंड में नहीं, राष्ट्रपति भवन में काम करता है। मंजरी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी तो माँ मुझे चुप रहने का इशारा करके बोली, शाम को बात करते हैं, अभी तुम दोनों को देर हो रही है। सुनो, वापस आते समय कमरू के दही बल्ले और टिक्की ले आना, मौसी को बहुत पसंद है। मंजरी के कैब का हॉर्न बजा तो वो टेबल से अपना सामान उठाकर बाय दादी, बाय पापा कह के बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद माँ बोली, बिट्टू ऐसे शांतनु अच्छा लड़का है, म्यूजिक में पीएचडी की हुई है, अच्छा सिंगर है। लेकिन मेरी शक्ल का गुस्सा देखकर वो चुप हो गई और प्लेट समेटने लगी। म्यूजिक बैंड का सिंगर होना भी कोई करियर हुआ क्या? जिस दिन गला खराब हो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे लड़के से मैं मंजरी को हरगिज शादी नहीं करने दूंगा। मैं ऑफिस तो आ गया, लेकिन काम में ध्यान नहीं था। जब बहुत देर पढ़ने के बाद भी सामने रखी हुई रिपोर्ट समझ ही नहीं आ रही थी तो मैंने उसे बंद कर दिया। एक ठंडी सांस भरी और बाथरूम में आकर चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे डाले। शीशे में से झांकते हुए चेहरे पर पिछले 55 सालों की चिंताओं की रेखा थी। कब मैं कॉलेज के मस्त मौला खुश मिजाज लड़के से एक जिम्मेदार पति और पिता बन गया, पता ही नहीं चला। कॉलेज के बाद जब मुझे नौकरी मिली तो पिताजी बोले, बेटा मैंने जिस कंपनी में अपना करियर शुरू किया वहीं से रिटायर हुआ, तू भी इधर उधर मत झांकना, यहीं मन लगाना, पैर जमाने से ही जीवन में ठहराव आता है। बात ठीक भी थी, लेकिन जब मंजरी को नौकरी मिली और मैंने उससे यही बात कही तो वो हंसने लगी। ओहो पापा, हाउ बोरिंग। मैं चुप हो गया। मुझे कई बार अपनी ही बेटी को अपनी बात समझाने में मुश्किल होती थी। मंजरी की माँ के गुजर जाने के बाद मैं अकेला महसूस करने लगा था, खासकर जब कोई ऐसी बड़ी बात होती जैसी आज सुबह हुई थी। मुझे शुरू से गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन मंजरी की मम्मी उसको प्यार से समझाती थी। मुझसे कहती थी, एक पेरेंट डांटने के लिए होता है, एक प्यार से समझाने के लिए। अब ये बैलेंस बिगड़ गया था और मैं एक बार फिर अकेला खड़ा ये सोच रहा था कि अब इसे कैसे समझाऊं कि शांतनु से शादी करना बेवकूफ़ी होगी। मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अनुपम से अच्छा लड़का मंजरी को मिल ही नहीं सकता। वो पढ़ा लिखा, गंभीर और तमीज़दार लड़का है। मैं उसकी फैमिली को कई सालों से जानता हूँ।
बल्कि जब 12वीं क्लास में अनुपम ने पत्रकार बनने की जिद पकड़ ली थी और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने से मना कर दिया था, तो मैंने ही उसको समझाया था। और जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ और इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन मिला, तो उसके पापा मिठाई का डब्बा लेकर मेरे घर आए थे। आज तक इस बात का एहसान मानते हैं। उसे घर बुला लेता हूँ, मैंने दिल में सोचा। मंजरी उससे मिलेगी तो उसको खुद एहसास होगा कि जीवन साथी अनुपम जैसा ही होना चाहिए, वो टैटू वाले शांतनु जैसा नहीं। शाम को घर पहुंचा तो बाहर वाले गेट तक हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैं भी मुस्कुराया। लगता है मौसी आ गई। मम्मी, मौसी और मंजरी की तिकड़ी भी बहुत बढ़िया थी। इनकी हंसी ठिठोली की बातें सुनकर मुझे भी हंसी आ जाती थी, और मौसी के मुंह से पुराने दिनों के किस्से सुनना मुझे भी बहुत पसंद था। मैं हाथ में दही भल्ले और टिक्की का पैकेट संभालता हुआ अंदर पहुंचा तो देखा सोफे पर माँ और मौसी पेट पकड़ के हंस रही हैं और शांतनु जमीन पे उनके पास बैठा हुआ उनको अपने किस्से सुना रहा है। शांतनु? उसे देखते ही मेरी त्योरियां चढ़ गईं। ये तो मंजरी के पीछे ही पड़ गया है। ये शांतनु यहां क्या कर रहा था? उसे वहां देखकर मुझे गुस्सा आ गया। आज मैंने अनुपम को बुलाया हुआ है और मैं ये नहीं चाहता कि उसको इस बात की भनक भी लगे कि मंजरी किसी और को पसंद करती है। मैंने हाथ के पैकेट टेबल पे रखे और मौसी को प्रणाम किया। शांतनु वहीं से मुझे हाथ हिलाकर हेलो अंकल बोला और मौसी से बोला, पार्टी टाइम हो गया, अब आगे की बातें चाट पकौड़ी के बाद होंगी। मंजरी मेरी शक्ल देखकर समझ गई कि मैं शांतनु को वहां देखकर खुश नहीं हूं। मैं कुछ कहता इससे पहले ही घंटी बजी। दरवाजे पर अनुपम था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने को कहा। कितना जंच रहा था सफेद कमीज, टाई और पैंट में। चलो अच्छा ही हुआ। अब मंजरी दोनों को आमने सामने देखकर खुद ही समझ जाएगी कौन बेहतर है। माँ और मौसी किचन में उसका नाश्ता लगाने गए तो शांतनु भी पीछे पीछे चला गया। कैसा लड़का है? इतना इनफॉर्मल होना कोई अच्छी बात है क्या? अरे शिष्टाचार के नाम पे जीरो है एकदम। और एक अनुपम था, है? बात करने में, व्यवहार में कितना गंभीर था। मैंने ऑफिस का पूछा तो अपने काम के बारे में बताने लगा। इतनी छोटी उम्र में ही अपने डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता ही रहा था कि शांतनु एक हाथ में ट्रे लेकर आ गया। मैं थोड़ा सकपका गया। अरे बेटे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम गेस्ट हो। उसने हमारे सामने ट्रे रखी और बोला, चिल अंकल, नो प्रॉब्लम। मैंने दांत भींच लिए। मंजरी सबको प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। मैंने अनुपम से एक बार फिर वही सवाल किया जो अभी कुछ देर पहले पूछा था, लेकिन तब मंजरी ने उसका जवाब सुना नहीं था। तो बेटा तुम वाइस प्रेसिडेंट हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अगले 5 साल में तो तुम डायरेक्टर बन जाओगे। अनुपम मुस्कुराया और बोला, आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा अंकल। मैं उसके जवाब से बहुत खुश हो गया। फिर मैंने शांतनु से पूछा, और तुम 5 साल बाद क्या करोगे? वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, जो मेरा दिल कहेगा वही करूंगा। मैंने मंजरी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हूं, सुना? दोनों का जवाब सुना? अब बता कौन बेहतर है? तब तक माँ और मौसी भी आ गईं और बाकी शाम इधर उधर की बातों में बीत गई। मंजरी ज्यादातर चुप ही रही। यही सोच रही होगी कि शांतनु कितना फूहड़ है। मैं तो जानता ही था, पर अब उसने अपनी आंखों से देख लिया था। सबके जाने के बाद मैं मम्मी और मौसी के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मंजरी कॉफी बना के लाई और एक कप मुझे देते हुए मुस्कुरा के बोली, अनुपम बिल्कुल आपके जैसा है पापा, कपड़े पहनने से लेके बात करने तक। मैं चौंका। क्या ये बात सच थी? हाँ, शायद वो भी मेरी तरह सीधी लकीर पर चलकर अपने और अपने परिवार के लिए हर तरह की सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। शायद मेरी तरह एक ही फर्म में काम करेगा, नौकरी नहीं बदलेगा। शायद कपड़े भी सारी उम्र एक से ही पहनेगा। सोचते सोचते मैं रुक गया। हाँ, तभी तो वो एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता बन पाएगा। मैं मंजरी की बात के बारे में सोच रहा था। मुझे चुप देखकर मौसी मेरे बाल सहलाकर बोली, बिट्टू तेरे तो काफी बाल सफेद हो गए बेटा। मैं हंसा तो माँ बोली, जी जी इसको बेटी की चिंता है। ये सुनते ही मौसी के किस्सों का पिटारा खुल गया। नाना जी की बातें शुरू हो गईं। समय बदलता है लेकिन बेटी के पिता की सोच वही रहती है। मौसी ने बताया कि उनके लिए 2 रिश्ते आए थे। एक उनके गांव के जमींदार का बेटा था जो उन्हीं की बिरादरी का था,
पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन घर में नौकर चाकर थे और हर तरीके के ऐशो आराम थे। दूसरा लड़का गांव के मास्टर का बेटा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन दूसरी बिरादरी का था। नाना जी ने दोनों लड़कों से मिलने का फैसला किया। पहले वो जमींदार के घर गए, वहां उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। नौकरों ने पकवानों की लाइन लगा दी। फिर वो मास्टर के घर गए। छोटा घर था, नौकर भी नहीं थे। लड़के ने खुद ही नाना जी और उनके भाइयों के लिए चाय बनाई। उससे थोड़ी देर बात करके नाना जी ने शगुन का सिक्का दिया और रिश्ता पक्का कर दिया। उनके भाई बहुत नाराज हुए। उनको ये फैसला एकदम गलत लगा। लेकिन नाना जी बोले कि लड़के के पास क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो इंसान कैसा है। जमींदार का बेटा हर चीज के लिए नौकरों को आवाज दे रहा था और मास्टर का बेटा सारा काम खुद कर रहा था। वो जरूरत पड़ने पर किसी का सहारा नहीं ढूंढेगा। घर में सभी ने नाना जी के इस फैसले का बहुत विरोध किया। समय का पता नहीं चलता, देश का बंटवारा हो गया। सारी जमींदारी, महल, जायदाद, नौकर चाकर सब वहीं रह गए। यहां आकर सब बराबर हो गया। मंजरी और मैं ध्यान से सुन रहे थे। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? माँ बोली, बेटा तेरी मौसी और मौसा ने पूरे परिवार को संभाल लिया। मेहनत करने से दोनों नहीं घबराते थे। मौसा जी ने स्कूल की नौकरी की, फिर हम सबको पढ़ाया, फिर शादी की। किसे पता था कि तेरे नाना का फैसला हमारे लिए इतना अच्छा रहेगा। मंजरी ने पूछा, दादी उस दूसरे लड़के का क्या हुआ? मौसी ने बताया कि दंगों के समय वो खेतों में छिप गया। किसी तरह हिंदुस्तान पहुंचा तो कोई नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई की नहीं थी और मेहनत होती नहीं थी। कुछ देर चुप रहकर मंजरी मुस्कुराई और बोली, पुराने जमाने में इजी होता होगा ना, लड़कों को स्वयंवर के लिए बुलाया और तीरंदाजी करवा ली या धनुष बाण उठवा लिया है? जिसका तीर मछली की आंख में लगा उसी से शादी हो गई। मैं हंस पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत हलचल थी। नाना जी के किस्से ने मेरी सोच और मेरे फैसले के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। कहीं मैं शांतनु को महज उसके टैटू और उसके आजाद ख्याल व्यक्तित्व से लेबल तो नहीं कर रहा था? कहीं मैं भी ज्यादा महत्व इस बात को तो नहीं दे रहा था कि उसके पास क्या है? सब सोने के लिए चले गए, लेकिन मैं वहीं बैठकर सोचता रहा, क्या वाकई मेरी पसंद का लड़का मंजरी को खुश रख पाएगा? क्या मेरा फैसला ठीक था? मैं वहीं बैठा सोचता रहा। अपने ख्यालों में उलझकर कॉफी पीना भी भूल गया। मौसी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। नाना जी के एक फैसले ने उनकी सभी बेटियों का जीवन बना दिया। पर ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने का निर्णय आसान नहीं रहा होगा, जो पराई बिरादरी का भी था और माली तौर पे भी कमजोर था। हर पिता अपनी बेटी को सिक्योरिटी देना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही तो सबसे जरूरी चीज नहीं है ना। मैंने ठंडी सांस भरी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए रियर व्यू मिरर में देखना जरूरी होता है। मुझे आज नाना जी रास्ता दिखा रहे थे। मैं भी उन्हीं की तरह एक दोराहे पर खड़ा था। एक लड़का ऐसा है जो नियम, कायदे, कानून सब मानता है और हर तरह से सिक्योर है। दूसरा ऐसा है जो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जीवन जी रहा है। वो सपने देखना जानता है और दायरों के बाहर चलने से डरता नहीं है। दोनों ही अपने करीबी रिश्तों की कदर करते हैं। फर्क ये था कि एक झुककर प्रणाम करता था, दूसरा हवा में हाई फाइव देकर हेलो बोलता था। दोनों मंजरी से शादी करना चाहते थे। अब मुझे अपना फैसला करना था कि मेरी मंजरी के लिए कौन सा लड़का बेहतर है। और टेबल पे रखी हुई चिट्ठी देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया भी आ गया था। अगली सुबह मैं घर से निकला तो सामने से शांतनु आ रहा था। हेलो अंकल, आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूं? मैंने हाँ में सर हिलाया। मैं कार में बैठ गया और दरवाजा बंद करके बोला, मुझे मंजरी ने बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। वो हंसते हुए बोला, अरे आप मेरा इंटरव्यू लेंगे? मर गया यार। उसकी बेतकल्लुफी से मैं समझा नहीं कि वो सीरियस है या मजाक कर रहा है। मुझे खींच आ गई। कितना अजीब लड़का है। थोड़ी देर चुप रहकर मैंने फिर कोशिश की। बोला, अच्छा हुआ तुम अभी मिल गए, कुछ बात करनी है। मंजरी का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए लंदन के कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। उसने एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की है। मैं सोच रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए भेज दूँ। शांतनु ने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, ऑफ कोर्स, इसमें सोचना क्या है? वो कब से वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सपना देख रही है। मैंने पूछा,
तो फिर शादी? वो बोला, हो जाएगी शादी भी, क्या जल्दी है, अभी उसे अपना सपना पूरा करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैंने एक सांस भरी और सर हिलाया। मेरी बेटी का सपना इसके लिए भी उतना ही अहम था जितना मेरे लिए। मैं बोला, पर वो अकेले इतनी दूर जाएगी और 2 साल तो लग ही जाएंगे। वो बोला, उसकी लाइफ है अंकल, उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है ये उसका डिसीजन होना चाहिए। अपने रूल्स में किसी और को बांधने से उनका दम घुटता है, उनको अपने रूल्स बनाने दो, ठीक है ना? मैं चुप हो गया। मैंने सारी उम्र कायदे और दायरों में बंद कर गुजारी थी। इतनी हिम्मत कभी आई ही नहीं कि अपने ही दिल की धड़कन सुन लूं, उन धड़कनों में छिपी हुई अपनी ख्वाहिशें सुन लूं। मुझे समझ नहीं आया कि शांतनु की बात का क्या जवाब दूं। शांतनु ने मुझे ऑफिस के बाहर छोड़ दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और मैं मन में वही गाना गुनगुना रहा था जो वो अभी कार में गा रहा था। अपने कैबिन में पहुंचकर मैंने अनुपम को फ़ोन किया और उसे वहीं आने को कहा। उसे चाय का कप ऑफर किया और बोला, मंजरी का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए लंदन के कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, सोच रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए भेज देता हूँ, शादी 2 साल बाद हो जाएगी। अनुपम मेरी बात सुनकर चुप रहा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। बोला, अंकल मेरे घर वाले पुराने ख्यालात के हैं, उनको उसका अकेले जाना पसंद नहीं आएगा। और तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। वो बोला, नहीं मुझे भी यही लगता है कि उसके लिए पोस्ट ग्रेड इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने ठंडी सांस ली। उसका दिल टूट जाएगा, उसने बहुत मेहनत की है, पता नहीं कितने सालों से यही सपना देख रही है। वो चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि कोई सपना घर वालों की खुशी और उनके कानूनों से बढ़कर नहीं होता। मैंने फिर कहा, मैं अपनी मर्जी उस पर थोपना नहीं चाहता हूँ, आजकल की लड़की है, अपना फैसला खुद कर लेगी। मैं उससे पूछता हूँ कि वो मेरी बात काट के बोला, इसमें पूछना क्या है अंकल, जो परिवार का कायदा है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। मैं थोड़ा निराश हो गया। मुझे उसके चेहरे पर मंजरी की ऐसी जिंदगी दिख रही थी जिसमें उसे अपनी ख्वाहिशें परिवार की खुशियों पर कुर्बान करनी पड़ेंगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें छोटी खुशियां तो होंगी लेकिन बड़े सपने देखने की शायद इजाजत भी ना हो। अनुपम चला गया। मैं सामने रखा पेपरवेट हाथ से घुमाता रहा और उसकी कही बातों के बारे में सोचता रहा। अपनी साल दर साल उसी ढर्रे पर चलती हुई जिंदगी के बारे में सोचता रहा। फिर मैं मंजरी की पसंद शांतनु के बारे में सोचने लगा। शांतनु के जवाबों में मुझको मंजरी के चेहरे की खुशी, उसकी आंखों में नए सपनों की चमक और एक ऐसी जिंदगी दिख रही थी जिसमें उसका हमसफर उसे किसी किस्म के दायरों के बीच नहीं बांधेगा। बाहर बारिश की पहली बूंदें गिर रही थीं। मैंने खिड़की खोली और एक गहरी सांस ली। गीली मिट्टी की खुशबू के साथ मुझे नाना जी के घर की याद आ गई। आज मैं उनको अपने करीब महसूस कर रहा था। मैंने आंखें बंद की और खिड़की के बाहर अपने हाथ निकाल दिए। बारिश की बूंदों में नाना जी का स्पर्श था। इतने सालों की दूरी के बावजूद एक ऐसा तार था जो हम दोनों के दिलों को जोड़ रहा था। मेरी आंखों के पोरों में पता नहीं बारिश की बूंदें ठहर गई थीं या आंसू थे। मैंने अपने हाथ अंदर खींचे और खिड़की बंद की। थोड़ा झल्ला था शांतनु, अक्खड़ था, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, बाहों पर ये बड़े बड़े टैटू और वो अजीब सा हेयर कट, थोड़ा अजीब तो था। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा शख्स था जो मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। उससे शादी करके मंजरी बहुत खुश रहेगी। एक बेटी के पिता को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।